चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काशी गौरव इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि छात्रों की विशेष मांग को लेकर के हम आज इकोनॉमिक्स के अपने फ्रेंड और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो भूतपूर्व छात्र हैं इकोनॉमिक्स के, उनको लेकर के आए हैं ताकि आपका जो समस्या हो इकोनॉमिक्स उसको सॉल्व कर सके। और इनका आज का जो लेक्चर होगा वो इकोनॉमिक बेस्ड होगा। और जाहिर सी बात है कि जब ये इकोनॉमिक पढ़ाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और संभवतः प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चंस आज के सिर्फ इस लेक्चर से टच कर जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इनका वीडियो अच्छा लगेगा। शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि हम लोग मोटिवेट हो और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो देने की कोशिश की जा सके। अभी भी हमारा संघर्ष जारी है, सभी विषयों के विशेषज्ञों को लेकर आया जाए। इसी कड़ी में पहला जो विशेषज्ञ है, इनसे खुद इनका परिचय सुनिए। थैंक यू सर। हम लोग तो कोई विशेष टीचर नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमारे टीचिंग स्किल्स है, मतलब दिस इज़ टोटली न्यू ऑन ब्लैक बोर्ड। और मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं, बट अभी का जो माहौल चल रहा है जिसमें लोग त्रास हैं एकदम कि कोई कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम भी हो रहा है तो उसको रिज़ल्ट डिले है, कुछ हो नहीं पा रहा है। एसएससी सीजीएल 2017 तक का रिज़ल्ट अभी रुका है, 18-19 का तो छोड़ दीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत पहले फॉर्म भरा चुका है, लेकिन उसका ना डेट मिल रहा है ना तारीख मिल रहा है। लोग परेशान हैं। इसमें लोगों को बहुत इनकरेजमेंट होना चाहिए और अभी के टाइम में यूथ पावर दिखाना पड़ेगा, तभी लोग यूथ पावर, स्टूडेंट पावर को दिखाना पड़ेगा। आप ट्विटर पे जाइए और खूब ट्वीट करिए, अपने एग्ज़ाम के बारे में पता करिए। जब अगर इलेक्शन हो सकता है तो आपका एग्ज़ाम भी ज़रूर हो सकता है। वैसे आज तो मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स तो नहीं बता सकता हूँ, पर आज मैं आपको जो इकोनॉमिक्स में बहुत जो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, जो हमारे वित्त फिनेंशियल मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके ट्रिलियन, जो भी मोदी जी बोलते हैं 5 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, सब समझा जाएगा। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में। इकोनॉमिक्स कीवर्ड है, एक तरफ से ही बात करिए इकोनॉमिक्स कीवर्ड्स, जिसमें पहला आता है जीडीपी, दूसरा आता है जीएनपी, तीसरा आता है एनडीपी, चौथा आता है एनएनपी। ये आता है, पहले हम ये समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। आप दिन देखते होंगे कि हर दिन न्यूज़ में ये सारे कीवर्ड्स इकोनॉमिक्स के घूमते रहते हैं। आखिर ये जीडीपी होता क्या है, इसको हम निकालते कैसे हैं, या इसको समझा कैसे जाए। तो सबसे पहले अगर हम जीडीपी को बात करते हैं तो जीडीपी में 4 पॉइंट कीवर्ड्स होता है। पहला है कि जो भी इकोनॉमिक्स होता है वो तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को तो देखता ही है, बट एक पॉलिटिकल, ये तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को तो देखता है, साथ ही साथ ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज को भी इंडिकेट करता है और लेता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को भी। तो सबसे पहले जीडीपी में हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की तरफ इंडिकेट करेंगे कि जो मेरा पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ है उस पर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ क्या है। और एक ईयर में जो भी जीडीपी जो भी काउंट होता है, एक ईयरली बेस पे काउंट होता है, एक ईयरली पे काउंट होता है। और इसमें फाइनल प्राइस को ऐड किया जाता है, इसमें फाइनल प्राइस को ऐड किया जाता है। अब फाइनल प्राइस को क्या होता है, फाइनल प्राइस को कैसे ऐड किया जाता है उसके बारे में डिटेल समझेंगे। और फाइनल प्राइस के बाद इसमें जीडीपी में होते क्या हैं, तो गुड्स एंड सर्विस। गुड्स तो आप समझ सकते हैं, जो हम पैसे के बराबर किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसको गुड्स कहते हैं। और सर्विस क्या होता है, सर्विस वो होता है जो आप पैसे देते हैं और उसके बदले में आपको सिर्फ जैसे आप समझिए, जैसे आप टीचर हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है और इस टीचर को आप पेमेंट किए हुए हैं पैसे, और एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट जो टीचर से ले रहा है वो एक सर्विस ले रहा है, इसलिए इसको सर्विस का इंडिकेट करता है। बहुत सारे इसमें आइटम आएंगे कि सर्विस क्या होता है। जैसे आप जियो फ़ोन यूज करते हैं तो जियो आपको एक ऑफ़र देता है, एक मोबाइल में वैलिडिटी देता है जिसे आप यूज करते हैं, उसको सर्विस बोलेंगे। और गुड्स होता है जो आप कोई भी चीज़ खरीद के लाए, जैसे कार हुआ, बाइक हुआ, साइकिल हुआ, एक आप गुड्स खरीद के लाए। इसमें फाइनल प्राइस ऐड कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि एक लैपटॉप है, मान लीजिए कि एक लैपटॉप कंपनी है, लैपटॉप मान लीजिए ये डेल की कंपनी है, और इसमें फाइनल प्राइस क्या होता है, क्योंकि डेल लैपटॉप में सबसे पहले इसमें प्रोसेसर रहेगा, इसमें पहला प्रोसेसर रहेगा, प्रोसेसर के बाद इसमें विंडोज़ रहेगा, उसके बाद खुद का डेल का कुछ रहेगा, जितनी भी कुछ सामग्री है। प्रोसेसर मान लीजिए इंटेल का है,
तो ये इस डेल में दिया हुआ है विंडोज़ 10 लगाइएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये भी इसको दिया है। मतलब इसका भी पैसा और दोनों का पैसा मिला के हम डेल पैसा खरीदते हैं, इसलिए इसको फाइनल प्राइस ऐड किया जाता है। जब भी हम जीडीपी में हम ऐड करेंगे तो एक फाइनल प्राइस को ऐड करेंगे, और इसके बाद है एक ईयरली बेसिस पे काउंट होता है। मतलब जीडीपी सब मिला के यही कह सकते हैं कि एक साल के अंदर पॉलिटिकल बाउंड्रीज में जितने भी गुड्स एंड सर्विस का फाइनल प्राइस को हम ऐड करते हैं वही मेरा जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे देश में, जैसे मान लीजिए हमारे देश में टाटा कंपनी है, इसने 100 रुपया का यो कंट्रीब्यूशन है देश में, और एक सैमसंग कंपनी है, ऐसे आप जानते हैं कि सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, इसने 50 रुपया का हमारे देश में प्रोडक्शन किया और ये 100 रुपया का प्रोडक्शन किया, यानी कि इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये 150 रुपया का हमारा जीडीपी दिया। इसी को हम कहेंगे कि जीडीपी। ओवरऑल यही जीडीपी के बारे में आपको जानना है। और इसके बाद आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और एक बात है, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो सऊदी अरब में रहता है। सऊदी अरब में अगर वो 10 रुपया कमाता है तो क्या मैं उसको जीडीपी में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। ये जीएनपी का पार्ट होता है, एक जीएनपी का पार्ट होता है। यही हम आपको जीएनपी में बताते हैं। देखिए जीएनपी, इसको बोला जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको बोला जाता है जीएनपी। तो जीएनपी में क्या होता है कि हम जीएनपी में हम टोटली जितने भी हम जीडीपी से पैसे कमाए हैं वो पैसा प्लस वाई माइनस डब्ल्यू। मान लीजिए कि जो सैमसंग कंपनी है हमारे देश में कमाया है, लेकिन कमाने के बाद जो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ, कुछ जो प्रॉफिट वो अपने साउथ कोरिया में ले गया, उसके वैल्यू को हम यहाँ माइनस करेंगे। मानते हैं साउथ कोरिया का क्या है, प्रॉफिट है, और ये जो मेरा दोस्त जो सऊदी अरब से कमा के गया, वाई जो है जो मेरा सऊदी अरब से दोस्त जो कमा के पैसा ऐड किया, हम उसको ऐड करेंगे और इसके पैसे को घटा देंगे, तब ये जीएनपी के बराबर हुआ। यानी कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस वाई माइनस डब्ल्यू। ये जो डब्ल्यू है साउथ कोरिया का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो सैमसंग का था, उसने वो प्रॉफिट को अपने देश में ले गया, और ये वाई जो हमारे देश का जो सऊदी अरब में कमाता था वो हमारे देश में अगर भेजा तो हम उसको जीडीपी और प्लस वाई माइनस डब्ल्यू में करेंगे तो एक मेरा जीएनपी निकल जाएगा। इसके बाद आता है तीसरा टर्मिनोलॉजी होता है एनडीपी। इसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में नेट का मतलब होता है टोटल। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, एनडीपी कैसे निकालेंगे? तो ये जो जीडीपी होता है, ये जो जीडीपी हुआ हमारा, ये मेरा जो जीडीपी हुआ, ये जीडीपी में से डिप्रेसिएशन घटा देंगे हम। डिप्रेसिएशन इसका मतलब होता है मूल्यह्रास। मान लीजिए कि कोई हमारा टाटा कंपनी बनाता है, सैमसंग बनाता है, तो उसमें से मान लीजिए 100 रुपया का कोई कॉस्ट का चीज़ बताया, और उसमें 1000 ऐसा प्रोडक्ट बनाया, और उसमें से 2 गो प्रोडक्ट खराब हो गया, 5 गो प्रोडक्ट खराब हो गया। तो जितने भी प्रोडक्ट खराब होंगे जीडीपी में से अगर हम डिप्रेसिएशन घटा देंगे तो हमारा वो एनडीपी आ जाएगा। यानी कि ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में से डिप्रेसिएशन मूल्यह्रास घटा देंगे, मतलब फॉल्ट घटा देंगे। जो भी फॉल्ट है, ब्लंडर है, अगर हम उसमें से घटा देंगे इस चीज़ को, तो ये जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन बराबर एनडीपी। उसी तरह एनएनपी आता है, नेट एनएनपी। इसका मतलब होता है नेट एनएनपी को हम करने के लिए एनएनपी, इसको हम जीएनपी में से डिप्रेसिएशन घटा देंगे। अगर हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम डिप्रेसिएशन घटा देंगे, मूल्यह्रास घटा देंगे, तो एनएनपी के बराबर हो जाएगा। यही 4 गो कीवर्ड्स था। फिर आते हैं कि लोग बहुत बात करते हैं कि भारत में बहुत बेरोजगारी है, बहुत भूखमरी है, तो क्यों ना आरबीआई बहुत सारे पैसे को छाप कर और हमारी गरीबी को दूर करे। लेकिन कभी क्या ऐसा पॉसिबल है?
हम जबकि आरआरबी अपना पूर्णतः स्वतंत्र है पैसे छापने के लिए, लेकिन क्या देश में ये जो मतलब रहेगा कि पैसे छाप के आदमी बहुत धनी बन जाए, हर व्यक्ति के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाए, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या पॉसिबिलिटी दिख रहा है? तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे वेनेजुएला का, तो वेनेजुएला में एक बार ऐसे हुआ था, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हुआ था, मनी क्राइसिस हुआ था, तो उस देश ने बहुत ज़्यादा पैसे छाप दिया और इतने पैसे छाप दिया कि वहाँ एक ब्रेड का दाम 10 लाख रुपया था और इतना कैश फ्लो हो गया और इतना हाई इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ पे चला गया कि उस देश को बर्बाद हो गया पूरा देश। इसलिए कोई भी देश बहुत ज़्यादा करेंसी छाप के अपनी पॉवर्टी और अपनी अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं कर सकता है। ये इसका एक फंडामेंटल है और ये बहुत ही लॉजिकल है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए हम बताते हैं कुछ आरबीआई के बारे में। जो आरबीआई, इसको कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बाद देखिए, आरबीआई बैंकों का बैंक है, बैंकर्स ऑफ बैंक बोला जाता है इसको, बैंकर्स ऑफ बैंक बोला जाता है, बैंकों का बैंक है। और इसमें इस बैंक के अंतर्गत 3 बैंक आते हैं। जैसे हम आपको लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, एक आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये सब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक है। और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आपको एक्सिस बैंक ले लीजिए, एचडीएफसी ले लीजिए, कोटक महिंद्रा ले लीजिए, ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और कुछ रीजनल रूरल बैंक्स भी होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ये कुछ रीजनल रूरल बैंक होता है जो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के उसमें उसके हिस्सेदारी होता है। रीजनल रूरल बैंक में पूर्णतः स्वतः काम नहीं करते हैं। और कुछ एलआईसी ले लीजिए, जो म्यूचुअल फंड टाइप का है, एलआईसी ले लीजिए, जीआईसी ले लीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, ये किस प्रकार से वर्क करते हैं इनके बारे में सोचते हैं। तो आरबीआई जो होता है सारे बैंकों को कुछ ना कुछ लोन देता है कि आप अपने बैंकों को कंटिन्यू करिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आरबीआई इनको पैसे देता है। अगर ये इनको कोई भी पैसे देता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। अगर ये कोई भी पैसे देता है तो रेपो रेट होता है। अभी फ़िलहाल में अगर हम रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट 6.25% है। हालांकि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, एमएसएफ ये हमेशा एक साल में 2 से 3-4 बार तो चेंज हो ही जाते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। ये देखिए कि रेपो रेट होता क्या है। तो कोई भी बैंक अगर उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो आरबीआई से बैंक में उधार लेता है। उस उधार लेने की प्रक्रिया को ही रेपो रेट कहा जाता है। जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक को पैसे देता है, प्राइवेट सेक्टर भी बैंक को देता है, सबका अलग अलग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है। लेकिन देखिए जो रेपो रेट होता है ये इसमें भी लोन देने की प्रक्रिया में भी 3-4 प्रकार का लोन का प्रक्रिया होता है। जिसमें पहला होता है, आपको बताते हैं हम, पहला होता है जिसमें आरबीआई जो होता है जो लोन देता है वो एक बहुत, देखिए पहला देता है रेपो रेट से, इसको समझेंगे। फिर देता है एमएसएफ से, इसका मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और एक होता है बैंक रेट। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आरबीआई किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर वो लोन देता है, अगर उसका टाइम पीरियड सिर्फ 1 डेज़ का रहेगा, एक दिन का कोई भी बैंक अगर किसी आरबीआई से उधार लेगा, 1 डेज़ का जो भी आप लोन लीजिएगा उसको हम एमएसएफ बोला जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आप आरबीआई से अगर एक दिन का लोन लेते हैं तो उसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। और अभी फ़िलहाल में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ का जो रेट है 4.65% है। और इसके बाद आता है रेपो रेट, बहुत ही फेमस है रेपो रेट। कोई भी बैंक सबसे ज़्यादा अगर आरबीआई से लोन लेता है तो रेपो रेट के अनुसार पर लेता है। तो रेपो रेट अभी फ़िलहाल में 6.25% है। और इसकी टाइम पीरियड लेने का 2 to 14 डेज़ का
14 डेज 2 से 14 दिन के बीच में अगर आरबीआई किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को लोन देता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, और जिसका टाइम पीरियड 2 से 14 दिन तक का रहता है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई भी बैंक प्रेफरेंस करता है तो रेपो रेट पे अपना लोन लेना प्रेफरेंस करता है, या आरबीआई से जो भी अपना मनी लेंडिंग लेता हो इस पे लेता है। फिर एक आता है बैंक रेट जो सबसे ज़्यादा दिन तक अगर लोन कोई देता है तो बैंक रेट देता है। अगर आपको बहुत दिनों के लिए लोन चाहिए तो आपको बैंक रेट पे लोन लेना पड़ेगा जो 6.50% पे होता है। ये सबसे पहले है तो देखिए, अगर तत्कालीन ये है रेपो रेट, अति तत्कालीन है MSF मार्जिनल अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटीज़, और दीर्घकालीन जो लोन मिलता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। अब तो ये हुआ कि आरबीआई से सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक पैसे लेते हैं, तो क्या बैंक के पास भी तो बहुत पर्याप्त पैसे हैं, तो बैंक भी क्या आरबीआई को देकर पैसे किस तरह से लेता है, उसका क्या रेट होता है। तो जो आरबीआई होता है, मान लीजिए कि कोई आरबीआई ये हुआ और ये जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, तो क्या ये सारे बैंक, क्योंकि ये भी कभी कभी देखते होंगे कि पब्लिक जितने भी बैंक है, SBI है, PNB है, यूको है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें बहुत दिनों का कभी कभी छुट्टी मिल जाता है। तो जितने भी इनके पास लिक्विडिटी होता है ये सोचते हैं कि हम क्यों ना आरबीआई के पास पैसे दे दें। लेकिन आरबीआई एक ऐसा सोचता है कि हम जो जितने रेट में तुमको इंटरेस्ट देते हैं, हम तुम्हारे पैसों को उतने रेट में नहीं पैसे लेंगे, हम उसको कम रेट में पैसे लेंगे। तो ये अपना अगर पैसा आरबीआई को देगा तो उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। लेकिन ये बहुत चालाक है आरबीआई, ये कभी सोचता है अपना रेपो रेट के बराबर कभी भी रिवर्स रेपो रेट नहीं लगता है, हमेशा रेपो रेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन रिवर्स रेपो रेट। अभी फिलहाल में अगर हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट का तो ये 6.00% है रेपो रेट। अगर कोई भी बैंक कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर आरबीआई के पास अपना पैसा रखेगा लोन के रूप में, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। और अभी फिलहाल में 6.00% पर रिवर्स रेपो रेट है। अब यही बात आता है कि सबसे बड़ी बात है, अगर बैंकों की सबसे बड़ी चुनौती है ना, तो वो आपकी लिक्विडिटी ट्रैप को कंट्रोल करना चाहता है। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में पैसे रहेंगे ना तो आप इन्फ्लेशन को बढ़ाइएगा, महंगाई बढ़ा दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास पॉकेट में अगर 1 लाख रुपया है तो बहुत ज़्यादा बाइंग करने के लिए सोचिएगा। आप सोचिएगा कि मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ, और आपके पास पैसे की कोई चीज़ नहीं रहेगा। आप रेट नहीं देखिएगा, आप जो पैसे मांगेगा उसको ऐसे ही दे दीजिएगा कि लो इतने पैसे लो, इतने पैसे लो। अगर 10 रुपये का भी ब्रेड है और आपके पास 1 लाख रुपया अगर आपके पास पॉकेट में है तो आप ये नहीं देखिएगा कि ये 10 रुपये का ब्रेड हमको 30 रुपये में बेच रहा है, फिर भी आप इसको बाई कर दीजिएगा। इसलिए बैंकों के पास सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम रहती है, और खासकर आरबीआई के पास और इन सबों के पास वो नकेल कसते रहता है कि देखो व्यक्तियों के पास ज़्यादा लिक्विडिटी ट्रैप नहीं होना चाहिए, उनके पास लिक्विडिटी को तुम किसी तरह हमारे पास खींच लो या तुम अपने पास खींच लो। तो उसके लिए बैंक क्या करता है कि 2 और रेट ले आता है, जिसमें पहला रेट का कहा जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो फिलहाल में 4% है। ये क्या कहता है बैंक कि देखो तुम अपने बैंक जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक को आरबीआई ये कहता है कि CRR तुम मेरे पास जमा करो। CRR क्या होता है कि जो NDTL होता है, नेट डिपॉजिट टाइम ऑफ लिबिलिटी, जब कि कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ फिक्स डिपॉजिट किया है या कुछ लंबे समय के लिए आपके पास पैसे जमा किया है, तो उसके आप पैसों को NDTL पैसे को आप पैसे को CRR 4%, आप उसके टोटल पैसे का 4% आप आरबीआई के पास रखना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके बदले में आरबीआई आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। और ये कंपल्सरी होता है बैंकों की अपना CRR आरबीआई के पास हो जमा करे। ये तो हो गया, ये सब लिक्विडिटीज़ को रोकता है किसी तरह और काम करता है। फिर आता है SLR होता है, स्टेटुअरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या कहता है अब फिर आरबीआई क्या कहता है कि देखो
जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है अपने पास भी कुछ SLR रखो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो रखो। अगर मान लीजिए कि कोई बैंक डूब रहा है तो किसी ग्राहक को पैसा देना होगा तो कैसे रखेगा, इसलिए कुछ जितने भी नेट डिपॉजिट ऑफ टाइम नेट डिपॉजिट टाइम लिएबिलिटीज़ के जितने भी पैसा होता है उसका 18.5% आपको SLR के रूप में खुद बैंकों के पास रखना पड़ता है। ये RBI के पास पैसा नहीं रहता है, ये बैंकों के पास खुद पैसा रहता है। यहाँ 4% देने के बाद मान लीजिए कि 96% पैसा अभी रिमेनिंग बचा है, तो 96% रिमेनिंग बचा है, अभी भी लोगों बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है। अगर यहाँ ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा लोन देने लगेगा लोगों के लिए, इसलिए फिर कहता है कि तुम 18.5% अपने पास रखो। अगर ये SLR कोई भी बैंक अगर SLR मेंटेन नहीं करता है तो RBI उसके पास करोड़ों रुपया का जुर्माना लगा सकता है, उसका ये नियम है, इसलिए SLR रखता है। अब यही बात आता है कि क्या बैंक किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करता है। RBI को मेन फैक्टर क्या है, RBI क्या करता है कि महंगाई को कम करने के लिए 2 अप्रोच लाता है, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच कहा जाता है, एक क्वालिटेटिव अप्रोच कहा जाता है। तो RBI के पास मेन यही फंडामेंटल है कि वो किसी तरह आपके पैसे को बहुत ही लिमिटेड में दे, कैश फ्लो बहुत ही आराम से हो, जिससे आप महंगाई ना बढ़ा सके। इसके लिए क्या करता है कि RBI जितने भी अपना लोन फैसिलिटी है जिसमें MSF आ गया, बैंक रेट आ गया, MSF आ गया, बैंक रेट आ गया, इसके बाद SLR आ गया, CRR आ गया, रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया, इसको क्या करता है कि सब पे कंट्रोल करता है। अगर ये सारे चीज़, अगर ये MSF, बैंक रेट, SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अगर बढ़ जाए अगर इसका अगर बढ़ जाए 6.50 से लेकर 8% हो जाए, 10% हो जाए, तो उसको इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमको महंगाई रोकना है तो RBI क्या करेगा कि अपना बैंक रेट बढ़ा देगा, अपना रेपो रेट बढ़ा देगा, ये रेपो रेट बढ़ा देगा, MSF बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जो बैंक का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो हम लोन नहीं लेंगे, तो हमारा कैश फ्लो जो होगा ना, कैश फ्लो वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन गिर जाएगा, इन्फ्लेशन पे हम कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। देखिए कैश फ्लो घट जाएगा, इन्फ्लेशन घट जाएगा, आपका प्राइस घट जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं रहेगा तो आप प्राइस बहुत ही कम रखिएगा। सबसे पहले प्राइस घटेगा, डिमांड भी घट जाएगा, क्योंकि पहले डिमांड घटेगा, इसके बाद प्राइस घट जाएगा, डिमांड घट जाएगा, प्राइस घट जाएगा, इन्फ्लेशन घट जाएगा, कैश फ्लो घट जाएगा और इंटरेस्ट घट जाएगा। फिलहाल में फिनेंशियल मिनिस्टर जो सीतारामन जी हैं और मोदी जी ने कहा है कि हम RBI में रेपो रेट और MSF में जितने भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसीज़ को क्या करेंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे और हम रेपो रेट और CRR के वैल्यू को, रेपो रेट MSF के वैल्यू को घटाएंगे। अगर ये चीज़ अगर घटेगा, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी में MSF, रेपो रेट, CRR, SLR, अगर हम इन सारे चीज़ों को, रिवर्स रेपो रेट, अगर हम इन सारे चीज़ों के अगर इंटरेस्ट को घटा देंगे तो घटाने के मतलब क्या होगा, अगर हम MSF, रेपो रेट, CRR, SLR और रेपो रेट के वैल्यू को अगर हम घटा देंगे तो इसके बदले में क्या होगा कि हमारा इंटरेस्ट घट जाएगा, हमारा इंटरेस्ट घट जाएगा, मतलब लोगों को काफ़ी मात्रा में इंटरेस्ट मिलने लगेगा, इसमें लोन की वैल्यू गिर जाएगा, हमारा प्राइस भी, इंटरेस्ट घट जाएगा तो लोन हम आसानी से बैंकों से ले सकते हैं, प्राइस का भी वैल्यू, प्राइस हमारा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। मैंने गलती बता तो लिखा हो, इंटरेस्ट घट जाएगा, लोन, प्राइस, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसलिए इसने क्या किया कि अभी सीतारामन जी ने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, रेपो रेट, CRR, SLR में हम काफ़ी ढील देते हैं, जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा, लोन आपको आसानी से मिलेगा, प्राइस भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी, कैश फ्लो आप लोगों के पास अच्छा रहेगा, आप लोगों के पास कैश रहेगा और आप कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसने MSME पर, मीडियम स्मॉल जो इंटरप्राइजेज है, MSME, इस पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया कि जितने भी
जितने भी एमएसएमई के जितने भी हैं, जितने भी रोज़गार हैं, जो छोटे मोटे रोज़गार जैसे कपड़ा सिलने का, आपको दाढ़ी बनाने का, जितने भी एमएसएमई में आते हैं सब पे उन लोगों ने लोन डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक आदेश दिया है, जिससे आपको ले लीजिए और एमएसएमई को आप काफ़ी बढ़ाइए चढ़ाइए, जिससे चलते अगर एमएसएमई बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ रहेगा तो हमारी कोई भी देश की जितनी भी आउटर कंट्री का हमारी कंपनियां हैं वो भारत में आने के लिए सोचेंगी। इसलिए एमएसएमई में मोदी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रहा है, जिसके चलते उसकी मॉनेटरी पॉलिसी भी बूस्टअप हो, जीडीपी भी हमारा काफ़ी ग्रोथ हो। थैंक यू, आज तक करिए।